बारीक छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ठीक है, किससे मिलकर बने हुए हैं? ग्लास और प्लास्टिक से मिलकर बने हैं, थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल, जिनके अंदर से लाइट जो है वो गुजर सकती है। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे पहले स्ट्रक्चर पता लग गया कि भाई क्या क्या ऑप्टिकल फाइबर की खासियत है। नंबर वन, आपके बाल जितने बारीक होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। और नंबर थ्री, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर से, क्या गुजरती है? लाइट जो है वो गुजरती है इसके अंदर से। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कहते हैं जी, इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? इंटरनेट और मोबाइल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी क्विकली पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने का मतलब आज से कोई 10-12 साल पहले जो आपका इंटरनेट का या जो फ़ोन का डाटा होता था, वो आम तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जाता था। उनकी स्पीड बड़ी कम होती थी, ठीक है? तो अब फाइबर ऑप्टिक्स आ गए। तो फाइबर ऑप्टिक के आने से एक तो फ़ायदा ये हुआ है कि आपका डाटा बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाता है। नंबर 2, ये सस्ती भी है। और नंबर 3, ज़्यादा डाटा इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है। इसके सारे एडवांटेजेस मैं आपको बताऊँगा। तो अभी पहले स्टार्टिंग में सिर्फ हमने 3 चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 हमने ये पढ़ा कि जी हेयर साइज़ थ्रेड है, बारीक बाल जितने बारीक पाइप्स हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? दूसरी चीज़ हमने पढ़ा जी ग्लास और प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ा है कि जी क्या इसके अंदर से गुज़र सकता है? इसके अंदर से लाइट गुज़र सकती है। चौथी चीज़ हमने पढ़ा कि किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटरनेट या मोबाइल का डाटा जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। अभी आगे मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। हौसला रखो यार, हाउ बता देता हूँ अभी। नाम तो अपना ठीक करो। पहले देखते हैं जी स्ट्रक्चर क्या है इसका। अच्छा जी, आपस में बातें ना करें, ये ना हो कि आप लोग ब्लॉक हो जाए। फातिमा, आप चाहे इल्मी वालों की ले लें, चाहे स्कॉलर्स की ले लें, कोई भी ले लें, काम चल जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं जी फाइबर ऑप्टिक का क्या होता है। कहते हैं जी फाइबर ऑप्टिक के जो 2-3 हिस्से होते हैं, उसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं कोर। जैसे आपको ये नज़र आएगी, ये जो अंदर वाला येलो वाला हिस्सा है, ये फाइबर ऑप्टिक का जो है ये कहलाता है कोर। अब आप हैरान होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यार ये तो है ही बाल से ज़्यादा बारीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बाल से भी ज़्यादा बारीक है, लेकिन इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो आप देख सकते हैं। और जो अंदर वाली जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, तय होती है, उसको हम कहते हैं कोर, जिसके अंदर से लाइट गुजरती है, पहला। नंबर 2 देखो, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, कंसेंट्रिक शेल होता है, उसको कहते हैं क्लैडिंग। तो अगर आप तस्वीर में देखें, ये येलो वाला हिस्सा जो है, ये कोर है जिसके अंदर से लाइट गुजरती है। और ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये क्लैडिंग ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो एक लेयर होती है कोर के ऊपर, वो क्या होती है? क्लैडिंग की लेयर होती है, ठीक है। कोर किससे मिलकर बनी होती है जी? द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक। कोर जो है वो ग्लास की या प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, नंबर 1। रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक। कोर जो है वो ग्लास की या प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, नंबर 1। रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? मैंने आपको बताया था कि लाइट इसके अंदर अगर एंटर होगी तो ज्यादा बेंड होगी, ज्यादा मुड़ेगी। क्लेडिंग की अगर बात करें तो क्लेडिंग भी ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर के मुकाबले में जरा कम होता है। कंसेंट्रिक का मतलब एक बहुत बारीक सा शेल, बहुत बारीक सा केस होता है ये। तो आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि सेंटर में बहुत बारीक सा एक तार है जिसको कोर कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई गई है जिसको आप क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग के ऊपर भी एक लेयर चढ़ाई गई जाती है प्लास्टिक की सेफ्टी के लिए, जिसको आप प्लास्टिक कोटिंग कह लेते हैं। तो बहुत सारी लेयर्स के अंदर ये फाइबर ऑप्टिक जो है वो बंद होती है, सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि लाइट जब इसके अंदर एंटर होगी तो कितना मुड़ेगी या कितना बेंड होगी, ठीक है। हाँ जी। तो स्ट्रक्चर में देखो कितनी चीजें हमने पढ़ी। पहला हिस्सा क्या होता है जी? नंबर 1 हिस्सा कहलाता है कोर। नंबर 2 हिस्सा क्या कहलाता है? क्लेडिंग। नंबर 3 क्या बात की कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इट मींस लाइट बहुत ज्यादा इसके अंदर बैंड होती है, ठीक है। और नंबर 4 हमने पढ़ा कि जो क्लैडिंग है उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी लाइट इसके अंदर कंपैरेटिवली कम बेंड होती है। नई जो एरिया आपको याद नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n इज इक्वल टू सी ओवर वी।
स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये यही चीज़ बताती है कि लाइट कितना बेंड होगी, क्योंकि स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। कोई बात नहीं अलिशा। नतीजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पुराना टॉपिक हो गया। क्विकली इतना बता सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो कितना बेंड होगी। अब देखो जब लाइट क्लेडिंग से कोर में एंटर होगी तो कितना बेंड होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा। सिंपल इज दैट, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना बुक में लिखा हुआ है हम भी सिर्फ उसी हिस्से को फॉलो करेंगे। सही है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जब लाइट कोर से क्लेडिंग में एंटर होगी तो कितना बेंड होगी, या क्लेडिंग से कोर में एंटर होगी तब कितना बेंड होगी। सिंपल इज दैट। हाँ, इतनी बारीक में से लाइट गुजर जाती है नूर फातिमा, बड़ी इजीली गुजर जाती है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि लाइट देखो, लाइट का फ़ायदा यही है कि लाइट की जो रेज़ हैं वो बहुत बारीक होती हैं, ठीक है? तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये इतनी होती है, काबिल होती है कि इसके अंदर से लाइट की मुख्तलिफ रेज़ जो हैं वो आसानी के साथ गुजर जाए। सही है? हम्दा वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, स्ट्रक्चर के ऊपर अभी हम बैठे हुए हैं। स्ट्रक्चर के अंदर अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछिए मेरे से। नूर फातिमा, ये क्या आपने सवाल किया, इतनी बारीक क्यों बनाई जाती है? मोटी बनाने का क्या फ़ायदा, आप मुझे बता दें? अगर कोई फ़ायदा आपके नज़दीक है मोटी बनाने में और बारीक बनाने में नुकसान है, तो मुझे बताएँ। हम ऑर्डर दे देते हैं जी कि नूर फातिमा के लिए जो है वो मोटी वाली फाइबर ऑप्टिक्स बनाई जाए। यूज़ कहाँ होती है ना? आपने शायद हमारी पहली वाली स्लाइड नहीं देखी, ये देखो। पहले उसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट और आपके मोबाइल का डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखो, टेलीकम्युनिकेशन में ये इस्तेमाल होती है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है? आपका ये जो इंटरनेट जिसके बेस पे आप अभी क्लासेस ले रहे हो या आपके तक जो मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो आ रही है, ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आ रही है। ठीक है? अगर ये फाइबर ऑप्टिक ना होती तो हम ये वीडियो ना देख पाते, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लैग कर रही होती। ठीक है? हाँ जी, फाइबर ऑप्टिक्स को जो है वो हर इलाके में बिछा दिया जाता है। लेट्स से अगर पीटीसीएल का आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, तो पीटीसीएल का जो कंपनी है वो आपके इलाके में फाइबर ऑप्टिक बिछा के जाएगी और वहाँ से आपको जो है कनेक्शन दे दिया जाता है आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन का। तो जो कंपनी है वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आपके घरों तक इंटरनेट पहुँचा रही है, फिर आपके घर में एक तार आती है जिसके ज़रिए आप बाकी अपना वाईफ़ाई चला लेते हैं या इंटरनेट चला लेते हैं, जो कुछ भी है। नहीं, लाइट के ज़्यादा गुज़रने से हमें कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप इसकी मोटाई ज़्यादा करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है? नहीं, 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 ये गलियों में अंदर अंडरग्राउंड बिछी होती है, ये बाहर नहीं नज़र आती है आपको, फाइबर ऑप्टिक्स अंदर बिछी होती है, ठीक है? बहुत बारीक होता है हमज़ा, मैंने कहा बाल से भी ज़्यादा बारीक, तो आप अंदाज़ा लगा लें नैनोमीटर में इसकी थिकनेस होती है, ठीक है? अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी आपको मज़ीद बताता हूँ मैं, हौसला रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि लाइट कितना बेंड होगी खदीजा, सिंपल इज़ दैट। नहीं तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक निकाल के देखो, अगर अभी हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू कर दिया तो हमारा ये वाला टॉपिक रह जाएगा। आप ऐसा करो कि इस लेक्चर के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले दिनों, वो निकालो, उसमें आपको बड़ा क्लियर पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देख लेते हैं जी काम कैसे करती है। ये फाइबर ऑप्टिक की तस्वीर बनी हुई है, देखो बाहर वाला हिस्से को हमने नाम दिया क्लैडिंग का, अंदर वाले हिस्से को हमने नाम दिया जी किसका? कोर का। तो वो कहता है अब लाइट को इसके अंदर एक ख़ास एंगल से एंटर किया जाता है। लाइट एंटर होती है और एंटर होने के बाद मुख्तलिफ जगहों से टकराती है। जैसे पहले लाइट यहाँ पे टकराई, अब देखो बजाय इसके कि लाइट यहाँ से अपना रास्ता चेंज करके बाहर निकल जाती, लाइट सेम मीडियम में दोबारा वापस लौट आई। तो मुख्तलिफ जगह से टकराने के बाद लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच रही है, आप देखो। दिस इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इसका देखो तो ये वो मीडियम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। याद आया किसी को? ये कौन-सा मीडियम है? ये वाला मीडियम। अगर आप गौर से देखें, ये वो मीडियम था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो लाइट ये आ रही है पीछे से, बजाय इसके कि अपना रास्ता चेंज करके बाहर निकल जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मतलब है बड़ा हो गया है क्रिटिकल एंगल से। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? लाइट बजाय इसके कि अपना रास्ता चेंज करके बाहर निकल जाए, लाइट सेम मीडियम में दोबारा वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है? तो ये म मुख्तल अब इधर भी टकराई है, इधर टकराने पे भी लाइट बजाय इसके कि अपना रास्ता
चेंज करके बाहर निकल जाए, वो सेम मीडियम में एंटर हो जाती है। तो इसके अंदर लाइट को एक ख़ास एंगल पे एंटर किया जाता है और वो एंगल ऐसा होता है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो लाइट बजाय इसके कि अपना रास्ता चेंज करके बाहर निकल जाए, लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाती है। तो एक जगह से एंटर होके दूसरी जगह टकराते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट पहुँच जाती है आपकी, ठीक? जी, रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती आयशा। अगर आप ये कहें कि जी सर ये अगर फाइबर ऑप्टिक है, तो लाइट इसके अंदर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं गुज़र रही? क्योंकि स्ट्रेट ज़्यादा फासला तक कवर नहीं कर सकती है लाइट और फाइबर ऑप्टिक बेंड भी हो रही होगी, तो जब बेंड हो रही होगी तो लाइट कैसे बेंड होगी? इस वजह से मसला ये है कि हम इसको एक ख़ास एंगल के ऊपर हिट करते हैं ताकि ये टकरा-टकरा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचे। सीधी नहीं जा सकती, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की लंबाई कई 100 किलोमीटर होती है। इतना लंबा फासला ये स्ट्रेट में जो है वो तक नहीं ट्रैवल कर सकती। मीडियम 2 हैं, एक कोर है, दूसरा क्लैडिंग है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। क्या फ़ायदे हैं फाइबर ऑप्टिक्स के? अभी आप फ़ायदे इसके पढ़ेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि यार फाइबर ऑप्टिक वाक़ई बड़े कारआमद चीज़ है, ठीक है? पहली बात, इसके अंदर से जो हमारा डाटा है वो लाइट की स्पीड से गुज़रता है और लाइट की स्पीड कितनी बढ़ी हुई है? लाइट की स्पीड आप लोगों ने बढ़ी हुई है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या दुनिया में लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ है? कौन मुझे बताएगा? कोई भी चीज़ तेज़ नहीं है। तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू हो जाए, तो कैसा है? मज़ेदार है कि नहीं? अभी ये जब हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो कितनी इरिटेशन होती है, वीडियो नहीं चल रही, आवाज़ नहीं आ रही, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम अपना जो डाटा है वो लाइट में ट्रांसफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं, तो हम कहते हैं जी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से जो डाटा है वो कितनी स्पीड से गुज़रता है? लाइट की स्पीड से गुज़रता है, क्योंकि आप अपने डाटा को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? नंबर 2, बहुत कम पावर चाहिए जी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। इसको बिछाना, इसको लगाना बहुत आसान है, ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है? कोई आपको लंबा-चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। सस्ता है, सैटेलाइट के मुकाबले में अगर आपने डाटा पहुँचाना हो तो सैटेलाइट बहुत महँगा पड़ता है, उसके मुकाबले में अगर आपने फाइबर ऑप्टिक बिछाई हुई है, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो सैटेलाइट के मुकाबले में सस्ती पड़ती है। तो ये लो कॉस्ट है, ठीक है? फिर लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो इसको दूर करना, इसको ठीक करना वो भी आसान है, सस्ता है। डाटा इसके अंदर बहुत कम लॉस होता है। हर मीडियम के अंदर थोड़ा बहुत डाटा लॉस होता है। डाटा लॉस होने का मतलब ये है कि आपने लेट्स से मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, आप तक पूरी आवाज़ नहीं पहुँची तो मैं कहूँगा जी डाटा लॉस हो गया। तो फाइबर ऑप्टिक की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो कम से कम ज़ाया होता है, ठीक है? और डाटा जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकती है। देखो 100 जीबी पर सेकंड का डाटा ये ट्रांसफ़र कर सकती है एक वक़्त में। 100 जीबी पर सेकंड, अब आप अंदाज़ा लगाएँ कितना ज़्यादा डाटा ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है? कॉस्ट हमारे लिए तो महँगा है, लेकिन जो कंपनीज़ इनको लगाती हैं उनके लिए सस्ती है। हम कॉस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी सैटेलाइट से कंपेयर करके। अब सैटेलाइट तो अरबों रुपए का होता है। उसके मुकाबले में फाइबर ऑप्टिक जो है वो लेट्स से लाखों में पड़ती होगी। तो कंपनीज़ इस वज़ह से सैटेलाइट के मुकाबले में फाइबर ऑप्टिक्स को जो है वो प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो अरबों रुपए का होता है, फाइबर ऑप्टिक लाखों की बिक जाती है, तो सस्ती है, सही है। हू इंट्रोड्यूस्ड इट हीरा, ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं पता करके आपको बताऊँगा कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है जेवेरिया लो पावर रिक्वायर्ड, इसको चलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है? अब आप देखें, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ एक है। ये जो फाइबर ऑप्टिक वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एक चैप्टर है आईटी वाला, उसके अंदर भी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात हुई हुई है, तो उधर भी ये टॉपिक शामिल है। तो जो कुछ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समझ लो आखिरी चैप्टर में, मेरा ख्याल आईटी वाला चैप्टर सेकंड लास्ट है आपका। उसके अंदर भी ये सेम टॉपिक मौजूद है, सेम चीज़ें हम वहाँ पे भी रिवाइज़ करेंगे। तो आपने इसी को नोट कर लो, यही टॉपिक आईटी वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? हाँ, शफ़क़त और भी बता देते। एक्चुअली मेरी आज यार तबीयत ज़रा थोड़ी-सी ख़राब है, अभी मैं रिकवर नहीं कर पाया। तो ना मेरा एक्चुअली दिमाग भी प्रॉपर नहीं चल रहा, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप कि 1 आध दिन तक तबीयत सेट होगी, फिर आपके साथ ज़रा दोबारा एनर्जेटिकली वापस आएँगे,
ठीक है, अभी तो मैं जो थोड़ा बोलता हूँ तो मेरा गला खुश्क होना शुरू हो जाता है। हाँ, डेंगू की वजह से यार, बस दुआ करो सेट हो जाऊँ मैं। थैंक यू। बस अभी पानी भी पीते हैं, बल्कि मैं आपको एक एमसी देता हूँ, प्लस मैं पानी पीता हूँ। तुम लोग